बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न केमिस्ट्री विद सर रसलान अली आबिद में आप सब लोगों को खुश आमदीद। लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग केमिस्ट्री का जो कि न्यू सिलेबस के हवाले से है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग यूट्यूब और टिकटॉक अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिएगा ताकि लेक्चर्स के बारे में अर्ली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो जनाब चलते हैं अपने लेक्चर मेन कोर्स की तरफ। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे। शायद आप लोग पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने गौर से सुना है तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर वाइंड अप किया था। तो आज की जो हमारी ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना की जो कि इस प्लानट में हो रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगा कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री है। यानी एनवायरनमेंट को हमने केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किन किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। अभी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे। आप लोग अभी वीडियो को पॉज करें और अगर आपने अभी तक खाली बैठे हुए हैं, यानी अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो आप काइंडली कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, अपने साथ रखें, ताकि जो अहम डेफिनेशंस हैं हम उनको डिक्टेट करवा सकें और आप उनको लिख सकें। तो जनाब एनवायरनमेंट क्या होता है कि द सराउंडिंग इन विच अ पर्सन लिव्स, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं कि एक हमारे इर्द गिर्द की जितनी सराउंडिंग है वो हमारा एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट में आपका गैसेस का एनवायरनमेंट भी आएगा जिसको आप एटमॉस्फेयर कहेंगे। इसी तरीके पानी का जो एनवायरनमेंट है वो भी आएगा जिसको आप हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। इसी तरह आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स का माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको आप लोग जो है वो लिथोस्फेयर कहेंगे। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट है, जो कि हमारे इर्द गिर्द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम बायोस्फेयर कहेंगे। तो ये 4 डेफिनेशंस। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन हम लोगों ने जो डिस्कस करनी है, दैट इज़ नोन एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो हम बुक के हवाले से अगर बात करें तो बुक में आपको ये बताया गया है कि साइंटिफिक स्टडी है किसकी, केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना की। तो अगर हम लोग एक कोई एग्जांपल देखें कि कौन सा अहम केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना हमारी अर्थ के ऊपर, प्लानट के ऊपर हो रहा है, तो 2 बहुत अहम फिनोमिना जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर हो रहे हैं। उसमें पहला फिनोमिना जो है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अब आप थोड़ा सा रिकनसाइल करें, थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी 8 क्लास को कि फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना क्या था। तो मैं आपको डिक्टेट करवाता हूँ, आप लिखें कि जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लांट्स के अंदर ये फिनोमिना होता है। प्लांट्स क्या करते हैं कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी ये लेके अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, या मीन ग्लूकोज तैयार करते हैं क्लोरोफिल के ज़रिए, क्लोरोफिल को यूज़ करके और सनलाइट के ज़रिए से। तो ये जो फिनोमिना है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। इसके एक उलट फिनोमिना है दैट्स नोन एज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनाई जाती है, दैट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, यानी वो ग्लूकोज तोड़ी जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो हमें मिलता है, एटमॉस्फेयर में वापस जाता है और साथ में एनर्जी मिलती है। तो ये एक होम्योस्टेसिस जनरेट करवाता है। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस। अगर आप लोग बोरियत महसूस नहीं कर रहे तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो रीजेंट्स या जो रिएक्टेंट्स फोटोसिंथेसिस के अमल में कंज्यूम हो रहे हैं वो दरअसल रेस्पिरेशन में बन रहे हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि फोटोसिंथेसिस की भी इक्वेशन लिखें और रेस्पिरेशन की भी इक्वेशन लिखें। तो जब आप ये दोनों इक्वेशंस लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट हैं वो दूसरे के प्रोडक्ट हैं और दूसरे के जो प्रोडक्ट हैं वो पहले के रिएक्टेंट्स हैं, यानी दोनों जो रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। तो इनका जो स्टडी है वो कहलाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी तरह हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सोर्सेज, रिएक्शन और इफेक्ट्स देखेंगे और फेट्स देखेंगे किसकी, केमिकल्स की एनवायरनमेंट में, कि भाई कोई भी जो केमिकल है वो अगर एनवायरनमेंट में आ रहा है उसका सोर्स क्या है। इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि जी कोई अगर पोल्यूटेंट है, एयर का पोल्यूटेंट है, वो अगर हवा के अंदर एंटर हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो गाड़ियों से आ रहा है, क्या वो फैक्ट्रियों की चिमनियों से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। इसी तरह हम लोग रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि वो जो केमिकल एक हमारे एनवायरनमेंट में दाखिल हो रहा है
उसका इफ़ेक्ट क्या है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। इसी तरह हम अगर ये चीज़ देखें कि ये जो जितनी गाड़ियाँ हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा है। और इंडस्ट्री किसने लगाई? इंडस्ट्री लगाई मैन ने। इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो ह्यूमन का असर है, उसको भी हम लोग एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो इसी तरह इन तमाम चीज़ों का जो असर है दैट इज़ कम्युलेटिवली नोन एज पोल्यूशन। तो उस पोल्यूशन का जो ओवरऑल स्टडी है दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्मोक को स्टडी कर सकते हैं, इसमें हम लोग ओजोन की डिप्लीशन को स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये इसकी डिटेल है। हम लोग याद सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करेंगे कि डेफिनेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज द जस्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना अकर इन दिस प्लैनेट, and in this branch we can study about the sources, reaction, effects and fates of chemical in environment. Moreover, in this branch we can study the effects of human on environment and study of pollution as well. तो दूसरी जो हमारी ब्रांच है दैट इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, हमने उस सब्सटेंस की केमिकल करेक्टराइजेशन करनी है कि भाई ये जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। आई मीन कि वो ऑर्गेनिक है या वो इनऑर्गेनिक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सेपरेशन करनी पड़ेगी। उसकी सेपरेशन हम कैसे करेंगे? मैं मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ कि अगर आप लोग, मैं आपको एक बिरयानी की प्लेट देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि जी आप उस बिरयानी की प्लेट का एनालिसिस करें, तो आप एनालिसिस किस तरीके करेंगे कि आप चावल सेपरेट कर लेंगे, आप उसके अंदर जो लौंग इलायची वगैरह है, जो गर्म मसाला है, उसको आप लोग सेपरेट कर लेंगे। इसी तरीके आप बोटियाँ सेपरेट कर लेंगे। जब आप इन सारी चीज़ों को सेपरेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो हमारी बोटियाँ हैं वो तो चिकन की हैं, या हमारी बोटियाँ तो जो है वो मटन की हैं। इसी तरह जो चावल है वो कौन सा चावल है और मसाले इसके अंदर कौन कौन से जो है वो ऐड किए गए हैं। तो जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है दैट इज अबाउट द सेपरेशन, कि आप उसके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करें। जब आप उनकी कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर लेते हैं तो फिर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में आप बिल्कुल आसानी से उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि भाई हमारा जो सैंपल था उस सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ थी। एंड थर्ड थिंग दैट इज द डिटर्मिनेशन, कि आप लोग डिटर्मिन कर लेते हैं कि भाई हमारा जो सैंपल था उस सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो सिमिलरली हमारे पास कोई भी अगर केमिकल सब्सटेंस है, कोई मिक्सचर है हमारे पास, तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी अहम एग्जांपल है ईथर एक्सट्रैक्शन की, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। इसी तरह आप लोग नोट डाउन करिएगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स होती कौन सी हैं। इसमें आप लोग जो है वो क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का एक फिनोमिना होता है। इसमें आप जो है वो क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं और बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे केमिकल करेक्टराइजेशन के लिए या किसी भी सब्सटेंस की एनालिसिस के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। मसलन इंस्ट्रूमेंट की मैं सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी चीज़ जो कि सारे लोग में भी जानते होंगे, फ़िल्टर पेपर। तो फ़िल्टर पेपर इज़ आल्सो a very useful thing that is used for the separation. इसी तरीके गूज क्रूसिबल होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रूसिबल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि चीज़ों की सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली जो है वो क्या है, आसान लफ्ज़ों में, कि भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने अपने सब्सटेंस का तज्जिया करना है कि भाई मिसाल के तौर पे एक रोटी का टुकड़ा है तो उसके अंदर क्या चीज़ है। पेट्रोल है, पेट्रोल का केमिकल एनालिसिस किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को आप जो है वो जज कर सकते हैं कि उसका केमिकल मेकअप जो है वो क्या है। आज की थर्ड वन जो डेफिनेशन है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो भी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अमल। तो इसमें हम लोग ज़रा डीप उसको स्टडी करते हैं, उसके सारे पैरामीटर्स के हवाले से। बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग कह लें कि सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग केमिकल्स की दुनिया में से होते होते लिविंग थिंग्स की दुनिया में जो है वो पहुंच जाते हैं। अभी हमने एक बार डिस्कस की कि जी ठीक है कि हम लोग फिनोमिना देख रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कि फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, जी ठीक है जी, रेस्पिरेशन का फिनोमिना भी हो रहा है। तो मज़ीद ये कि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री थी इसमें हम लोग और बहुत सारे फिनोमिना हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में आते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में हम खालिसतन
जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट्स के अंदर हो रही है तो वो किस चीज़ के थ्रू हो रही है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि लाइट को जज्ब कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वाटर को जज्ब कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी चीज़ जज्ब कर रही है, स्टोमेटा का किरदार क्या है, रूट हेयर्स जो होते हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके रेस्पिरेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है ग्लूकोज को तोड़ने में और हमें एनर्जी किस तरीके से मिल सकती है। देन बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जितने बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे तमाम मालिक्यूल्स जो कि जानदार चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन है, जैसे लिपिड है। अभी कार्बोहाइड्रेट कहाँ किस में पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट को समझाने के लिए मैं सिर्फ ये बात कहता होता हूँ कि ये रोटी कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन को समझाने के लिए मैं कहता हूँ जी बोटी जो गोश्त है दैट इज़ प्रोटीन। इसी तरीके जो देसी घी है वो लिपिड है। तो इन चीज़ों की ये सारे के सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब लिपिड हमारी बॉडी में चर्बी की सूरत में प्रेजेंट है, प्रोटीन हमारी बॉडी में जो है वो गोश्त की सूरत में प्रेजेंट है। इसी तरीके जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो इन सब का जो स्टडी है हमारे बॉडी के हवाले से, केमिकली नहीं, जस्ट नॉट ओनली जस्ट केमिकली, बायोकेमिकली, तो जो बायोकेमिकली उसका जो स्टडी होगा वो कहलाएगा बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन आप लोग देख लें कि जी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग थिंग्स। ओके, देन द नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या है कि हमने न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करना है। इसमें जो सबसे मेन चीज स्टडी होती है दैट इज स्टडीड इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? देखें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनमें से शुआएं निकलती हैं, उन शुआओं को हम कहते हैं रेडिएशंस। ठीक है, अभी जैसे एक बैकग्राउंड में तस्वीर भी दिखाई गई है कि एक पार्टिकल है, उसमें नीले कलर की आपको शुआएं वो तीर से नज़र आ रहे हैं, तो दैट इज़ कि जी वो वहाँ से शुआएं निकल रही हैं। तो कोई बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि पोलोनियम, ये लिख लें कि पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से शुआएं निकलती हैं। अब वो जो शुआएं निकल रही हैं उन शुआओं को कहेंगे रेडिएशंस, और जिस चीज में से शुआएं निकल रही हैं, वो जिस एलिमेंट में से शुआएं निकल रही हैं उस एलिमेंट को कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। शुआएं जो निकल रही हैं उसको हमने रेडिएशंस कहा, जिस एलिमेंट में से रेडिएशंस निकली उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा, और ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है शुआएं निकलने का, इसको कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की असल जो स्टडी है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब जाहिर है अगर शुआएं निकल रही हैं तो अंदर कोई ना कोई रिएक्शंस तो हो रहे हैं ना, तो वो रिएक्शंस चल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो वो रिएक्शंस जो कि हो रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर, जो कि रिजल्ट हो रहे हैं किस चीज़ का? रेडियो एक्टिविटी का, न्यूक्लियर प्रोसेसेस का। तो ये जो सारी की सारी ब्रांच है जिसमें आप लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, उन तमाम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। सो इसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ बड़ी आप लोग नोट रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके काम आएगी, कि जब एक एलिमेंट उसके ऊपर या रेडिएशंस पड़ती हैं या उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं तो वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये आगे जाके कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में आएगी और आप लोगों के काम आएगी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। तो इसको भी हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। अगर मैं ये कहूँ कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री तो गलत नहीं होगा। हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो तकरीबन सारी की सारी पॉलीमर से मिलकर बनी हुई हैं। पॉलीमर्स होते क्या हैं? ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको कैसे दूंगा? मैं इसकी मिसाल आपको ये दे सकता हूँ कि मिसाल है कि जी एक दीवार है। अब एक दीवार पूरी की पूरी पॉलीमर है। अब दीवार किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? ज़रा सोचें। दीवार मिलकर बनी हुई है ईंटों से। अब वो ईंटें जो हैं वो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं। तो छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में मिले और उससे एक पूरी दीवार बन गई और वो दीवार कहलाएगी पॉलीमर। तो इन पॉलीमर्स की जो स्टडी है दैट इज नोन एज पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो पॉलीमर्स दो किस्म के हैं। एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, जैसे आपकी सेलुलोज है, वो पीछे मैंने कार्बोहाइड्रेट आपको बताई ना,
तो कार्बोहाइड्रेट की टाइप है सेलुलोज। इस तरह जो प्रोटीन है, गोश्त, ये भी पॉलीमर है, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। हमारा ज़्यादातर आजकल कंसर्न चल रहा है सिंथेटिक पॉलीमर पे। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? ऐसे पॉलीमर जिनको हम खुद तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके आप लोग पाइप बनाते हैं। ये जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं ना, ये प्लास्टिक के पाइप बेसिकली पीवीसी के पाइप हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। इसी तरीके जो आप शापर यूज़ करते हैं, वो शापर पॉलीइथीन होता है। इसी तरीके आपने पुरानी औरतों से सुना होगा कि जी पॉलिस्टर के कपड़े हमने पहनने हैं, तो वो पॉलिस्टर लफ्ज़ असल पॉलीईस्टर है। तो पॉलीईस्टर भी एक जो है वो पॉलीमर है। इसी तरीके आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको लोहे लैलन वाला जो है वो उठाने आ जाता है कि जी लोहे लैलन तो पतीसा, हाँ, तो वो असल लफ्ज़ लैलन नहीं है बल्कि नायलॉन है, जिसकी चप्पलें बनती थी, ठीक है, और नायलॉन के रस्से भी बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये पॉलीमर्स हैं। तो इन पॉलीमर्स की जो स्टडी है वो कहलाएगी पॉलीमर केमिस्ट्री। सो द नेक्स्ट ब्रांच इज जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री जी केमिकल कंपोजिशन की स्टडी है। किसकी केमिकल कंपोजिशन? अर्थ की। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियोमेट्री, सही है। तो जियो मीन अर्थ, जमीन को नापना, जियोमेट्री। जियोग्राफी, तो जियो मीन जमीन। तो जमीन की जो केमिकल कंपोजिशन को हम लोग जानेंगे कि भाई जमीन किस किस चीज, किस किस एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, दैट इज नोन एज जियोकेमिस्ट्री। इसमें मेन जो चीज आएगी वो है कि मिनरल की एक्सप्लोरेशन। जाहिर है ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है ना, आप उसको मिनरल कहेंगे। एनीथिंग ड्राइव फ्रॉम अर्थ इज नोन एज मिनरल, ये बात याद रखिएगा। तो इस ब्रांच के अंदर हम लोग मिनरल की एक्सप्लोरेशन भी करते हैं कि जी किस एरिया के अंदर जो है वो मिनरल्स हैं। जैसे आप कहते हैं जी काला बाग के अंदर लोहा मिलता है, ठीक है, फलां एरिया के अंदर जो है वो सोना निकलता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? मिनरल। इस तरह पेट्रोलियम भी एक मिनरल है। अच्छा, एक डेफिनेशन है जी ओर की। अब हमने क्या किया कि हमने ज़मीन से कोई शय निकाली। अब हमें नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, लेकिन वो पक्की बात है कि मिनरल तो है ही है। ज़मीन से जो भी चीज़ निकलेगी दैट इज़ नोन एज मिनरल। अच्छा, अब आपने क्या किया कि वो मिनरल निकाली। उस मिनरल में से अगर आपकी मेटल निकल आई तो उस मिनरल को आप ओर कहेंगे। यानी वो मिनरल जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट की जा सकती है दैट इज़ नोन एज ओर। तो ये बात भी बड़ी काम की है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये बहुत अहम ब्रांच है केमिस्ट्री की और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्रग्स को आप लोग गलत साइड पे ना लेके जाइएगा कि ड्रग्स का मतलब तो जो है वो नशा अद्वियात ना। ड्रग्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती मेडिसिनल ड्रग और एक क्या होती है जो आपको अपना आदी बना लेती है, ठीक। तो मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या हुई थी? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप मेडिसिन्स या मेडिसिनल ड्रग्स को डिज़ाइन करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे यानी तैयार करेंगे। इसमें अगेन हम लोग डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई अगर पेनिसिलिन है तो कैसे डिस्कवर हुई, मज़ीद इन फ्यूचर कौन कौन सी डिजीज़ की जो मेडिसिन हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसकी डिलीवरी किस तरीके से बॉडी के अंदर होगी, बॉडी उसको एब्जॉर्ब किस तरीके करेगा। मिसाल के तौर पे अब आप देखें कि हम लोग एक पैनाडोल खाते हैं, तो पैनाडोल खाने से हमारा सर का दर्द बिल्कुल 3-4 मिनट में, 5 मिनट में ठीक हो जाता है। तो वो कैसे ठीक हो जाता है? वो असल हमारा बॉडी, हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, टारगेटेड जगह तक वो आपकी मेडिसिन जाएगी। जब मेडिसिन टारगेटेड जगह तक जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको पेन से जो है वो रिलीफ मिलेगी। तो इसी तरीके जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग का, वो भी हम लोग इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं कि वो जो ड्रग है, वो जो दवाई है, वो टूटती किस तरीके से है और वो अपने टारगेटेड जगह तक किस तरीके पहुंचती है। यानी मेडिसिन के बारे में जो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग साथ साथ अगर याद करेंगे तो आई होप कि कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। सो द लास्ट डेफिनेशन इज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? स्पेस की केमिस्ट्री, यानी स्पेस के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स और आइंस का जो स्टडी है वो क्या कहलाएगा? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स और कौन से आइंस हमारी यूनिवर्स के अंदर
अबंडेंट मिकदार में प्रेजेंट है, ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है, और हम लोग उनको अपने इस्तेमाल में किस तरीके से जो है वो लेके आ सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो इंटरेक्शन देखेंगे इन स्पीशीज़ का रेडिएशंस के साथ, के मिसाल के तौर पे कौन से ऐसे आइंस या मॉलिक्यूल्स है जिनके ऊपर कौन सी रेडिएशंस पड़ें तो उसका असर क्या होता है, इनके आपस में क्या इंटरेक्शंस होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, काजेस क्या होते हैं। तो यानी स्पेस के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं उनका जो स्टडी है दैट विल बी नोन एज एस्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी वो ब्रांच जिसमें हम लोग ये सारा का सारा डिस्कशन करेंगे दैट विल बी नोन एज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड। और अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाजमी फॉलो करिएगा ताकि आप लोगों को अर्ली अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।